नमस्कार दोस्तों, रूबरू कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। वित्तीय प्रबंधन इंसान का जितना मजबूत होता है उतना ही इंसान मजबूत होता है हर मुश्किलों का सामना करने में। वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हम आज आमंत्रित कर रहे हैं हमारे मेहमान श्री टी महेश जी से। टी महेश जी 2008 से बिरला सन लाइफ से जुड़े हुए हैं और बतौर फाइनेंशियल कंसल्टेंट वे काम कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं महेश जी से। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार सर। मैं वित्तीय प्रबंधन की बात कह रहा था, इसमें एक सवाल हमारे जहन में जनरल आता है। वित्तीय प्रबंधन और बचत को लेकर के लोगों में ये है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, जैसा आपके मन में सवाल है उसका जवाब ये है कि वित्तीय प्रबंधन और बचत बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती हैं जी। आप बचत को वित्तीय प्रबंधन का एक हिस्सा मान सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो वित्तीय प्रबंधन नहीं होता। जो सामान्यतः लोग यहाँ जो प्लानिंग बोलते हैं उसमें सबसे अहम रोल जो वो प्ले करते हैं या फिर बोलते हैं कि हमने बचत की है, वो पूरा फोकस होता है कि उसका टैक्स बच जाए, जो लोग कर सकते हैं। अच्छा। और उसी को ही वो वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। परंतु वित्तीय प्रबंधन के जो की परिभाषा है वो ये है कि एक व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसकी जो पूरी लाइफ होती है, राइट, उस लाइफ में या उसके पूरे जीवन काल में कब कब उसे वित्तीय मुश्किलें नहीं बोलना चाहिए सर, बेसिकली उसकी वित्तीय ज़रूरतें जब होती हैं उस समय उसके पास ये जो पैसे की नीड है वो कंप्लीट होनी चाहिए या पूरी होनी चाहिए। जैसे एक छोटा एग्जांपल दूं कि अगर मेरा बेबी आज 2 साल का है और 16 साल बाद मुझे पढ़ाने के लिए उसे भेजना है, तो उसे पढ़ाने के लिए मुझे भेजना है और मुझे पता है कि उस समय मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। और आज अगर मैं उसको प्लान करता हूँ तो बहुत छोटे से बचत के साथ मैं इसको प्लान कर सकता हूँ। तो ये एक मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, वित्तीय प्रबंधन का एक हिस्सा है। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं। अगर मेरे 2 बेबी हैं तो मेरे 2 बच्चों के हिसाब से मुझे उनका भविष्य प्लान करना है। हो सकता है आज मेरे पास अपना घर नहीं है, 10 साल बाद मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए उस समय मुझे हो सकता है डाउन पेमेंट की ज़रूरत हो या प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए हो। तो ये सारी चीज़ें वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा होती हैं। एक सबसे बढ़िया जो फैक्टर वित्तीय प्रबंधन का होता है वो कहलाता है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट 2 तरीके के रिस्क होते हैं, एक डाइंग टू अर्ली और लिविंग टू लॉन्ग, मतलब अकस्मात मृत्यु या फिर ज़्यादा जीने की। अच्छा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे वित्तीय प्रबंधन काम करता है। अच्छा। तो हर व्यक्ति को अपने लाइफ के हिसाब से अपने गोल्स को या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से एक खाका तैयार करने के बाद ही इसको प्लान स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा। और प्रॉपरली उसमें इन्वेस्ट करके उसका अपना वित्तीय ज़रूरतों को पूरी करनी चाहिए। अच्छा, जनरल में इसमें एक क्वेश्चन निकल के ये आता है कि क्या वित्तीय प्रबंधन मोटी कमाई वाले ही कर सकते हैं या हर कोई ये कर सकता है? नहीं सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि हर व्यक्ति की ज़रूरत उसका पॉकेट तय करता है। ओके। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब मेरी भी इनकम 5,000 रुपये की थी तब मेरे शायद काम 5,000 में चल जाता था। फिर जैसे जैसे ज़रूरतें, 2 तरीके हैं, या तो अपनी ज़रूरतों को आप सीमित कर लीजिए। अच्छा। या अपनी आय को आप बढ़ा लीजिए। अगर किसी की आय कम है तो ऐसा नहीं है कि वो जमा नहीं कर सकता। अच्छा। और भारत हमारा एक ऐसा देश है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं जहाँ पे 100 रुपये से लेकर आप जमा चालू कर सकते हैं। अच्छा। आप बैंक में पोस्ट ऑफिस के आरडी को अगर चालू करते हैं तो पोस्ट ऑफिस का आरडी, म्यूचुअल फंड, इवन 100 रुपये की एक छोटी राशि से भी आप इन्वेस्टमेंट या अपना बचत चालू कर सकते हैं। तो ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि जिसकी मोटी कमाई है वही सिर्फ बचत कर सकते हैं या फिर वही वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं। अच्छा, आमतौर पर इंसान को अपनी कमाई का कितना प्रतिशत बचत में रखना चाहिए, कितना प्रतिशत प्रबंधन में लगाना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जो वित्तीय सलाहकार जो अच्छे हैं, वो ये बोलते हैं कि कम से कम अपनी इनकम का 20% आपको हर महीने या साल का, जैसा भी आपको प्लान करना हो, वो कम से कम बचत करना चाहिए। अच्छा। और उससे अगर आप चालू करते हैं तो बशर्ते बाकायदा आप अपने जो वित्तीय ज़रूरतें हैं उसको पूरी तरह पूरा कर सकते हैं। जी। आमतौर पर हमारे यहाँ ये धारणा है कि हम जब जो भी कमाते हैं पहले हम खर्च करते हैं, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि बचत हो जाए खर्च करने के बाद। तो आप क्या सलाह देते हैं, खर्च करके बचत करना है या बचत करके खर्च करना है? एक सर छोटा सवाल आपसे मैं पूछूंगा इसमें कि एक व्यक्ति
की जो आय होती है, जी। जब तक उसके हाथ में होती पूरी खर्च होती है। जाहिर है। अचानक से वो एक बाइक प्लान कर लेता है या फिर एक कार खरीदता है, तो जी। वो एक बैंक के पास ईएमआई के लिए जाता है, जी जी। राइट। तो क्या आपको लगता है उसकी आय बढ़ गई है या फिर उसने खर्च अपने करने शुरू किए हैं, मुझे खर्च लगता है बढ़ाए? खर्च बढ़ाए होंगे, जाहिर सी बात। तो सर जो खर्च उसने किया है उसके बाद बचे पैसों को से वो अपना घर चला रहा है ईएमआई पटाने के बाद, या फिर पहले उसने घर के पूरे खर्चे किए उसके बाद ईएमआई पटा रहा है? आप क्या बोलते हैं, पहले ज्यादा क्या करता है वो? मुझे लगता है कि वो खर्च करता होगा या ईएमआई के लिए बचा कर रखता है। एग्जैक्टली। तो जब आप अपने सिर पे एक बर्डन ले लेते हैं, ये मेरा भी, मैं लोगों को कहता हूँ कि बचत आप पहले कर लीजिए, जी उसके बाद जो बचे पैसे हैं उससे आप आराम से अपना घर चला सकते हैं। जी। लेकिन लोग उल्टा सोचते हैं, इसलिए वो अपना बचत शुरू करने में इतने देर कर देते हैं कि उनकी वित्तीय प्रबंधन में बहुत परेशानियां आती हैं। और वित्तीय प्रबंधन का सिंपल सा पहला रूल ये है कि जल्दी स्टार्ट कीजिए, लंबे समय तक रहिए और रेगुलरली उसमें बने रहिए। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यही था कि एक इंसान को किस उम्र से प्रबंधन करना शुरू करना होगा? सर पहला रुपया जब वो कमाता है जी, उसके लिए मेरे पास लाइव एग्जांपल है, बिना नाम लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरे खुद के एक सलाहकार हैं बहुत अच्छे, और बहुत ही रेनोन पर्सन है जगदलपुर के, जिनको मैंने देखा है उनके पास कार भी वो अपने बचत के पैसों से खरीदते हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने पहली कमाई अपनी जब चालू की थी तो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, बचत की जगह नहीं होती थी, तो पोस्ट ऑफिस की आरडी से उन्होंने अपना बचत चालू किया, और वो बचत की राशि आज उन्होंने इतनी बड़ी कर दी है कि अगर उनकी का मैच्योरिटी आती है उनकी, उससे वो एक घर भी खरीद सकते हैं। अच्छा, तो ये बचत की सबसे बड़ी ताकत है। ओके। इसमें एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि बुजुर्गों की बचत और जो युवाओं की बचत में क्या कुछ फर्क आप महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कैसे? कारण क्या है सर? बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगी पूरी जी ली है जी, राइट। हम एक, जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्ति का अगर आप 0 ईयर से शुरू करके 100 साल की अगर लाइफ आप भारत में मानते हैं जी, पहले 20 साल उसके हाथ में नहीं होते क्योंकि वो अपने परिवार पे या अपने माता पिता पे डिपेंडेंट होता है। फिर 21 साल से लेके अगले 60 साल के बीच में अच्छा, वो अपनी नौकरी चालू करता है और 60 साल तक अमूमन वो पैसे कमाता है। अब ये जो बीच के जो 40 साल हैं, ये हम मान के चलते हैं कि युवा के सबसे महत्वपूर्ण 40 साल होते हैं, और ये जो 40 साल हैं इसमें वो पैसे कमाता है, पैसे बचाता है। और एक मैंने आपसे बात अभी कही, अकस्मात मृत्यु, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि युवा के वित्तीय प्रबंधन में। क्यों? कि अगर भगवान न करे उसको कुछ हो जाए तो उसको आने वाली जो आमदनी है हर महीने की, वो उसके परिवार के लिए सुरक्षित करना सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए उसके वित्तीय प्रबंधन का, ताकि अगर वो नहीं है तो भी उसका परिवार किसी और के आगे हाथ फैलाने से बच जाए। अच्छा। और इसके बारे में सोचने वाले पूरे भारत में कम है। एक पूरा डाटा ये बोलता है कि 90% भारतीय जो हैं पूरी तरह बीमित भी नहीं है जितना उनके परिवार को बीमे की जरूरत है। वहीं अगर आप बात करेंगे एक बुजुर्ग व्यक्ति की, तो उसका पहला और आखिरी जो फोकस होता है वो वापस अपने परिवार को समर्पण के लिए हर चीज़ प्लान करता है कि वो अपना रिटायरमेंट प्लान करता है। वो रिटायरमेंट क्यों प्लान करता है? अगर उसके पोते पोती हैं, अगर उससे वो चॉकलेट भी मांगते हैं तो उसको अपने बेटे की तरफ देखना ना पड़े। अच्छा। तो उसका जो फोकस होता है वो होता है रिटायरमेंट पे। तो दोनों, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है। बहुत खूब। तो वित्तीय प्रबंधन, अब अगर आपको वित्तीय प्रबंधन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सेकेंड पार्ट में देखें तो जो युवा है उसको अपने रिटायरमेंट को, अपने बुढ़ापे को ध्यान में रख के भी प्लानिंग बहुत जरूरी है चालू करना। दर्शकों, टी महेश जी से ये चर्चा हम जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रिंग में होगा धमाका जिसकी गूंज सुनाई देगी पूरे इंडिया में। आपके फेवरेट AEW सुपरस्टार्स अब आप देखेंगे यूरो स्पोर्ट पर। देखिए AEW हिंदी में। ये ला लीगा है, यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। एनर्जी लेवल सुपर हाई है और यहाँ के प्लेयर्स काफी खतरनाक। ये ला लीगा है, यहाँ एक सेकंड में गेम बदलती है। ला लीगा सांतांदर, लाइव ऑन MTV एंड वूड सेलेक्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं
आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के टी महेश जी से। महेश जी, आप हमें ये बताइएगा कि अभी फ़िलहाल आप जुड़े हुए हैं, 2008 से यहाँ पर हैं, और इसमें मुझे एक सवाल इसमें जानना है कि बुज़ुर्गों को लेकर, बच्चों को लेकर के क्या क्या योजनाएं हैं लाइफ इंश्योरेंस के बिना पर? लाइफ इंश्योरेंस अगर मैं सर आदित्य बिरला से आपसे रूबरू कराऊँ आदित्य बिरला को जी, तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जगदलपुर में 2008 से है, जब से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। कहना चाहिए जब से जगदलपुर में वो है तब से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे मैंने बोला कि 30 दिन के बच्चे से लेके अब 75 साल के व्यक्ति तक के लिए हमारे पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसको बेसिकली हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसलिए प्रोडक्ट कहते हैं कि हमारे यहाँ डिज़ाइन है वो। तो उसमें एक छोटे बच्चे के पढ़ाई के लेके आप अपनी बेटी के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, उसकी शादी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो एक छोटी छोटी बचत पर मंथ से आप स्टार्ट करके ईयरली जैसा आपको कन्वीनियंट हो, क्योंकि आपका पॉकेट जितना आपको अलाउ करता है वहाँ से आप चालू करें। तो बच्चों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ छोटी अवधि के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि 5 साल में मैच्योर हो सकते हैं, ताकि आपको कुछ एक पैसा अपने बचत हो जाए। और इन बचतों को हम ऐसा लेके चलते हैं कि ये एक गुल्लक है, राइट। आप जानबूझ के किसी गुल्लक में पैसे डालते हैं तो आपको ब्याज नहीं देता, हमारा गुल्लक लेकिन ब्याज भी देता है। तो अब ये 2 चीज़ें मैंने बताई। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला, लाइफ इंश्योरेंस एक बंदे का होना चाहिए, एक व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस इतना होना चाहिए कि अगर उसका वो अपने परिवार के साथ नहीं होता तो उसकी जो इनकम है वो उसके परिवार तक पहुंचे, उसको हम टर्म प्लान कहते हैं। अब वो आज की डेट में जब से कोरोना आया है खासकर, लोगों को इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा पता चली है कि पहले आपका भी शायद एक्सपीरियंस ऐसा होगा इंश्योरेंस के लिए कि इंश्योरेंस वाले फ़ोन करते हैं, थोड़ा लोग भागते हैं। बट ये पिछले 1.5 साल का जो सिनेरियो है ये ऐसा आया है, हाँ, कि हमको सामने से फ़ोन आता है, अच्छा, कि सर मेरा बीमा कर दीजिए। क्योंकि लोगों को पिछले 1.5 साल में कोरोना ने डराया है कि अगर कुछ भी थोड़ा आगे पीछे या गड़बड़ होती है तो परिवार को कौन देखेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आपको बोला, वो रिटायरमेंट प्लानिंग होती है। और रिटायरमेंट प्लानिंग में अलग अलग तरह की स्कीम्स हमारे पास होती हैं। बेसिकली स्कीम नहीं कहना चाहिए, लोगों का थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाता है। प्लान है जिसमें कि आप रेगुलर जमा कर सकते हैं, एक मुश्त लेके अगले महीने से आप पेंशन ले सकते हैं, जो आज की डेट में एक बहुत अच्छे ब्याज दर के साथ आ रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ कि अच्छे बैंक के एफडी की ब्याज दरों से ज़्यादा अच्छे ब्याज साथ आ रहा है। और गारंटीड होता है। गारंटीड का मतलब ये होता है कि अगर इस पे मैं आपको कुछ लिख के दे रहा हूँ तो आप इसको कोर्ट में केस कर सकते हैं। अच्छा, उतने वो गारंटी वर्ड के साथ ये चीजें आती हैं। मेरा अगला सवाल वही था कि क्लेम को लेकर के लोगों में ये बना है कि कब और किस तरह से हमें हासिल होगा। दूसरी चीज़ ये कि बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस एक प्राइवेट सेक्टर है और लोगों में ये प्राइवेट सेक्टर को लेकर एक संशय बना रहता है, तो वो दोनों चीज़ों पर आप हाईलाइट कीजिएगा। मैं एक लोकल एग्जांपल लेके चलूँ सर? जी सर, आपके अपनी लोकेलिटी जगदलपुर में प्राइवेट स्कूल भी है और गवर्नमेंट स्कूल भी है। अब मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में कोई बदमाशियां होती हैं प्रबंधन के द्वारा, कि वहाँ कुछ पढ़ाई अच्छी ना हो या फीस ज़्यादा हो, तो आप कहाँ जाके कंप्लेंट करते हैं? जाहिर सी बात है, एजुकेशन ऑफिसर को हम जाते हैं। कौन से एजुकेशन ऑफिसर को? लोकल, मतलब या तो आप बीईओ के पास जाएंगे या डीईओ के पास जाएंगे। अगर यही परेशानियां किसी को गवर्नमेंट स्कूल में हो रही हो तो आप किसके पास जाएंगे? जाहिर सी बात है, बीईओ के पास ही जाना है। तो सर, जब हमारे लोकल में ये व्यवस्था है तो बीमा क्षेत्र में भी व्यवस्था है। अच्छा। बीमा क्षेत्र में सिर्फ LIC है जो पब्लिक सेक्टर से है और बाकी बची 22-23 कंपनियां सब प्राइवेट हैं। अच्छा। और इन सब के ऊपर में हायर अथॉरिटी IRD है। अच्छा। जो कि भारत के वित्त मंत्रालय का एक पार्ट है, जो कि सारे इंश्योरेंस कंपनियों के नियम और कानून तय करता है। उसके नियमों के 1 इंच भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो हर एक व्यक्ति जो बीमा क्षेत्र में निवेश करता है वो उतना ही सिक्योर है प्राइवेट कंपनियों के साथ जितना वो LIC के साथ अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। अब मुझे ये लगता है कि एक क्लाइंट के साथ में एक बॉन्डिंग भी हो जाती है, बॉन्ड पेपर पर भी ऐसा। एग्जैक्टली, ये मैं आपसे पूछने ही वाला था कि आप बताइए कि जो स्टाम्प पेपर होता है उसकी अहमियत भारतीय कानून में क्या है? जी, स्टाम्प पेपर जाहिर सी बात है कि उस बीच में एक भारत सरकार आ जाती है और क्लाइंट और कंपनी के बीच में। एग्जैक्टली, कि अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई विवाद हो तो उसको सुलझाने के लिए आप कोर्ट का रास्ता खटखटा सकते हैं या दरवाजा खटखटा सकते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा बताइए जिसमें आप स्टाम्प पेपर यूज करते होंगे।
मुझे लगता है ज़मीन के कामकाज पर। और कोई बहुत सोचना पड़ेगा आपको। हाँ, सोचना पड़ेगा। बट मुझे जितना, मैं अभी 16-17 साल, मुझे 16 साल लगभग हो गए इस काम में जी। तो एक ज़मीन है सर जहाँ पे स्टाम्प पेपर में आप रजिस्ट्री करते हैं, और दूसरा हर एक कंपनी का जो बॉन्ड आता है उसमें स्टाम्प ड्यूटी लग के आती है। अच्छा अच्छा। वो ये इंश्योर करता है कि जो भी इस पूरे बॉन्ड में लिखा हुआ है उस पे आप जाके उस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं कि इन्होंने ये बोला और मुझे नहीं दिया। अच्छा। और कंपनी अगर सही है तो उनका वकील आके आपके लोकल अथॉरिटी में प्रूव करेगा कि ये चीज़ ऐसी नहीं है जैसा ये सोच रहे हैं। अगर वो गलत रही तो जो भी जुर्माना कोर्ट तय करती है वो कंपनी को देना पड़ेगा। अच्छा। ये इतना सिक्योर है जी। क्लेम को लेकर के कुछ बातें आप कह रहे थे। हाँ, क्लेम सर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा मानना है कि किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी बेचने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्लेम। आप पॉलिसी, मैं सभी से कहता हूँ, मेरे भी जितने सलाहकार हैं या एडवाइज़र्स हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप पॉलिसी ऐसी बेचिए कि कभी क्लेम के समय में किसी भी कस्टमर को तकलीफ ना हो। क्यों? क्योंकि जब क्लेम आता है, खासकर मैं मृत्यु दावा बोलूं या डेथ क्लेम बोलूं, उस समय जिससे आपने डीलिंग की वो व्यक्ति नहीं होता है, तो उसके परिवार को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उसको जितनी आसानी से क्लेम मिल जाए। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं आदित्य बिरला के साथ जुड़ा हूं, जिसमें हम क्लेम के लिए कभी भी कस्टमर को या उनके परिवार को हम ऑफिस नहीं बुलाते। अच्छा। हमारी कंपनी का रूल है कि हम कस्टमर के घर पे जाके उसकी सर्विस देंगे, क्योंकि ये ऐसा एक विपदा की घड़ी होती है कि जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। तो हमारी कंपनी का नियम है कि हम उनके घर पे जाके देते हैं क्लेम। बट क्लेम मिलना और नहीं मिलना दो व्यक्तियों पे सर डिपेंड करता है, एक जो खरीद रहा है और दूसरा जो बेच रहा है। कोई भी कंपनी, मैं फिर से बोलूंगा सर, मैं बिरला से हूं, इसका मतलब मैं बिरला की बात करूं, कोई भी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी इसलिए नहीं बेचती कि उसे क्लेम रिजेक्ट करना है। ओके, बिल्कुल। ये सारी चीजें क्या होती हैं कि हम किस तरह से पॉलिसी परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा क्लेम सेटल होगा या नहीं होगा। अगर मैं झूठ बोल के पॉलिसी लेता हूँ, मुझे कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, और मैं अगर पॉलिसी ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे क्लेम के समय में दिक्कत आ सकती है। उसमें भी कुछ एक ऐसे नियम है गवर्नमेंट के कि अगर आपकी पॉलिसी 3 साल एक बार चल गई है और बिना ब्रेक हुए चल रही है तो आपके क्लेम सेटल होगा ही होगा। अच्छा अच्छा। ये गवर्नमेंट का नियम है। अच्छा। तो क्लेम से संबंधित आपको बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो कंपनी ईमानदारी से क्लेम देती है। अच्छा। 2008 से आपने बताया कि बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, और मेरे हाथ में एक किताब है अल्फाज बिखरे से। इसमें ये मैं पढ़ पा रहा हूँ कि आपकी ये रचना है और इसमें शेरो शायरी है। तो इंश्योरेंस से और ये शेरो शायरी का ये जो सफ़र है, ये कैसा हुआ और कैसे आप सामंजस्य रख पाते हैं और इतनी बड़ी क्या कहें, कदम कहें हम, उठा पाते हैं कि आप शेरो शायरी करें? ये इसके बारे में बताइएगा सबसे पहले। अल्फाज बिखरे से की पूरी कहानी क्या है ये? सर, अल्फाज बिखरे से जैसा कि आप जानते हैं मुझे थोड़ा सा कि अल्फाज बिखरे से एक्चुअल में बिखरे हुए नहीं हैं, समेटे हुए से। अच्छा। बट वो जो टाइटल है उसका वो इतना अट्रैक्टिव था कि मुझे लगा कि ये होना चाहिए। दरअसल मैं वही पूछना चाह रहा था कि आप सेटल्ड लाइफ की बात करते हैं और अल्फाज बिखरे हुए हैं, ये कैसे हो गए? नहीं, बेसिकली जो है अल्फाज बिखरे से इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं बताऊँ। मैं बस्तर में ही पला बड़ा हूँ। अच्छा अच्छा। और दंतेवाड़ा मेरी पैदाइश है और मेरा पीजी और ग्रेजुएशन जगदलपुर से ही हुआ है। क्या बात। और मैं जगदलपुर में 1997 से हूँ। और मैं जो हमारी एजुकेशन मेरी कोंडागांव और गीदम में हुई और फिर दंतेवाड़ा में मेरी पैदाइश थी और जगदलपुर में जो हुई। अच्छा। यहाँ जो सरकारी, मैं पूरी तरह सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ। अच्छा। पहली से लेकर पीजी तक। क्या बात है। मैं पूरी तरह सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। और जिस तरीके से हिंदी हमें पढ़ाई गई थी पहले, मैं बहुत ही उसको फील करता हूँ कि आज के स्कूल में उस चीज़ की जो कमी बहुत ज़्यादा है। वो जो नींव हमारी रखी गई थी, तो हिंदी के प्रति हमारा एक रुझान था, एक झुकाव था ही। और लगभग 10वीं या 11वीं से मैं गज़लें सुनता था। लोग पढ़ के लिखने के लिए शौकीन हो जाते हैं या फिर लिखना शुरू करते हैं, मैं सुन के लिखना स्टार्ट किया मैंने। तो जब मैंने सुन के लिखा, मैं कुछ एक चीज़ें अगर आपसे शेयर कर सकूं। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहता हूं गुलजार साहब से। अच्छा।
और गज़लें बहुत सुनी हैं मैंने। तो कॉलेज में जब मैं पढ़ाया करता था, मैंने पीजी कंप्लीट की 2003 में, फिर मैं 2 साल पढ़ाया। तो 2003 से मैंने पेन फेंकना चालू किया, बेसिकली बोलना चाहिए। तो उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद ये तुकबंदियाँ थीं जो शुरू हुई और धीरे धीरे कुछ शेप लेने लगी, और फिर लिखने की शुरुआत हुई। और मैं बेसिकली इसलिए कई बार लिख लेता हूँ कि मैं ऐसा अपने आप को व्यक्त करना चाहता हूँ कि शब्द चीखेंगे और मैं रहूँगा मौन। क्या बात है। शब्द चीखेंगे और मैं रहूँगा मौन, तो मेरा लिखा फिर यहाँ पढ़ेगा कौन। क्या बात है। तो यहाँ शुरुआत हुई और मैंने गुलजार साहब का नाम लिया। बहुत ही मैं उनको अपना प्रेरणादायक स्रोत मानता हूँ। उनके लिए मैंने पिछले उनके बर्थडे पे लिखा था कि यूं ही बिखेर देते हैं शब्द आप तो मशहूर हो खूबसूरत हो जाते हैं। यूं ही बिखेर देते हैं शब्द आप तो खूबसूरत हो जाते हैं। शब्दों के चुनने के हुनर को ही शायद गुलजार कहते हैं। क्या बात है। बहुत तो सर इस तरह से ये अल्फाज बिखरे की शुरुआत हुई 2003 में लगभग जी। और 2020 कितना कठिन समय आया था सबके ज़िंदगी में, जो था कोरोना काल का। अच्छा। और मैं ये बहुत अच्छे से मानता हूँ कि उसमें कई लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया, बट एक अच्छी चीज़ जो कोरोना ने सबको दी वो थी अपने लिए और अपनों के लिए सोचने की का समय। सही। आप भी इसको फील करेंगे, लोगों ने रिश्तों की अहमियत को समझा है। बेशक। तो उसी समय मेरे किसी दोस्त ने किसी ग्रुप में मुझसे कहा, हमारे ग्रुप के गालिब तू भी कुछ लिख दे। क्योंकि मेरी लिखने की आदत थी, लोगों को पता था। और कहीं शायद पेट की जद्दोजहद में मैं लिखना भूल गया था। तो मैंने फिर उसको कहा मेरे शब्द से, कुछ शब्दों से, कि मैंने उनसे कहा, बोला शायर हूँ अदना सा ये दोस्त, आज मुझे मेरे नाम से बुला ले। कि शायर हूँ अदना सा ये दोस्त, आज मुझे मेरे नाम से बुला ले, कि गालिब की इसी हस्ती सा औकात बनाने में बड़ा वक्त लगता है। बहुत सुंदर। तो ये मैंने उससे कहा और फिर मैंने उससे धन्यवाद भी दिया कि शुक्रिया दिलाया तूने एहसास मेरे होने का, वरना खुद अपने वजूद को तलाशता फिर रहा था मैं। बहुत खूब। तो ये मैंने उसको शुक्रिया भी कहा। और फिर जो मैंने बोला पेट का, कि कैसे छूटा था लिखना, अरसा हो गया कुछ लिखे है दोस्त, आज भी समझ है ना समझ जमाने की। अरसा हो गया है कुछ लिखे है दोस्त, आज भी समझ है ना समझ जमाने की। गुम गए हैं खुद ही खुद में कहीं हम, जब से लत लगी है कमाने की। क्या बात है। बहुत खूब। तो ये सर शुरुआत हुई, बाकी तो देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। इसमें अल्फाज बिखरे सी जो बुक है आपकी, किताब है शायरियों की, इसमें मेन फोकस एरिया पर हम जानना चाह रहे थे क्या है और किन चीज़ों पर आपने ज़्यादातर लिखे हैं शेर। सर देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि ये जो शब्द होते हैं ना, या फिर एहसास होते हैं, ये आपके अपना परिवार होता है। बिल्कुल, है ना। अगर मैं खुशी के बारे में लिखूंगा तो दर्द गुस्सा हो जाएगा। बिल्कुल। है ना। दर्द के बारे में ज़्यादा लिखूंगा तो खुशी रूठ जाती है। तो आप इन्हें व्यक्ति मानते हैं। हाँ, भाव नहीं है। क्योंकि मैंने एक रचना लिखी थी, मेरे अपने रचनाएं मैं पढ़ के ही सुना पाता हूँ। उसमें मैंने मेरे और मेरे शब्दों के बीच की एक वार्तालाप को मैंने लिखा था। अभी वो पुस्तक में आई नहीं है कि एक बार शब्द मेरे सीने पे बैठ के घूरने लगे मुझे। हम इंतजार करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो जब वो मुझे घूर रहे थे तो मैं फील करता हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं या फिर मेरे साथ वाले हैं। तो कोई फोकस एरिया नहीं होता सर, विषय कोई ऐसा पर्टिकुलर विषय नहीं होता। मैं प्यार के बारे में भी लिखता हूँ तो दर्द के बारे में भी लिखता हूँ। मैं सरकार के बारे में भी लिखता हूँ तो प्रशासन के बारे में भी लिखता हूँ। मैं दोस्ती भी लिखता हूँ, प्यार भी लिखता हूँ और बेवफाई भी लिखता हूँ। और ऐसा है कि ये सब हमारे आसपास के हैं। तो जैसे समाज है, मैं यूं ही एक दिन गुजर रहा था तो एक जगह मैंने बोर्ड देखा कि एक समाज के अंदर कई समाज थे। तो मैंने यूं ही तो मेरे जहन से आया, यार समाज के अंदर ही समाज बट रहे हैं। तो मैंने उस पर भी एक रचना लिखी थी। अच्छा। तो ये ऐसा होता है कि हम चलते रहते हैं, हमको चीज़ें दिखती जाती हैं। जैसे एक मैंने लिखा था, जो लोग देश में हैं और अपने देश में ही रहकर अपनी अहमियत बताने या टीआरपी बढ़ाने के लिए देश को गालियां देते हैं, हम अपशब्द कहते हैं, उनके लिए मैंने लिखा था। चलन हो गया है, ये चलन हो गया है ना। तो मैंने उनके लिए लिखा था, मुल्क को दो गंदे लफ्ज़ कहकर मशहूर तो हो जाओगे मियाँ। मुल्क को दो गंदे लफ्ज़ कहकर मशहूर तो हो जाओगे मियाँ, ज़माने को दिखाने के लिए वो सच्चा मुंह कहाँ से लाओगे। लाख सिखा लो तुम जहर भरा गीत कौम के लोगों को, लाख सिखा लो तुम जहर भरा गीत कौम के लोगों को, सोचो क्या इज्जत बख्शी जाएगी जब खुद तुम चले जाओगे।
बहुत खूब। तो सर ये सब आती जाती रहती है, जैसे आप भी आदमी, मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ। अरे वाह। एक आदमी अपने बारे में क्या सोचता है, शायद मैं 2 लाइनों में आपको बोल सकूं कि पेट और परिवार के बीच में जरूर पिसता है आदमी। बिल्कुल पेट और परिवार के बीच में जरूर पिसता है आदमी, शायद इसीलिए तो दिन ब दिन घिसता है आदमी। बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल ऐसा कोई सटीक विषय नहीं आज होता। के परिवेश में ये बैठती है बातें हैं। बिल्कुल। आज आपका एक अच्छा खासा मुकाम है इंश्योरेंस सेक्टर में, और हम कहें शेर व शायरी के क्षेत्र में भी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये सफलता के पीछे, इस मुकाम के पीछे किन का हाथ है? साहब, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने किया है जी। सवाल किया है, बशर्ते परिवार का। जी। क्योंकि अगर आप सुबह 7 बजे, एक समय था जब मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे घर से निकला करता, जब मैं इंश्योरेंस सेक्टर में नया आया था। ओके। और मैं रात को 10:30 बजे घर आया करता था। वाह। और तब ना हमारे पास कार होती थी ना अपना घर होता था, तो बाइक में भीगते हुए घूमना, और उस समय उस पेशेंस को, या फिर कहना चाहिए वो जो संयम है घर वालों का कि ये कब सफल होगा, वो झेलने वाले परिवार होता है। जी। तो आज मेरे परिवार में मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, भाभी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। जी। मेरा परिवार है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है। आप मेरी वाइफ को भी पर्सनली जानते ही हैं। जी। और मेरी 2 बेटियां हैं। इन सब का सपोर्ट, दोस्त यार, और हमारे जितने भी मेरे कस्टमर हैं, या फिर बोलना चाहिए मेरे पूरे इंश्योरेंस से रिलेटेड इस फाइनेंशियल फील्ड के कस्टमर हैं, उनका फेथ, उनका ट्रस्ट, ये ज़रूर आपको सफलता तक पहुंचाता है। क्योंकि वो अगर हम पे फेथ नहीं करेंगे तो हम किसको बेचेंगे? जी। और शायद हम भगवान दया से अच्छा बेचते हैं, इसलिए वो लोग हम पे ट्रस्ट कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो लेखनी के बारे में बोलूँ तो यहाँ का जो साहित्य जगत है जगदलपुर का, जी। साहब बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। जितना सपोर्ट उन्होंने मैंने लिखना हार्डली 1.5 साल पहले बोलना चाहिए चालू किया, 2003 से चालू किया। जी। कुछ लोगों से मैं मिला, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि देखिए, बुक लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जी। बहुत सारे पब्लिशर हैं जो छाप देते हैं। मेरी एक चाहत थी बुक लाना। अच्छा। कि मैं छपूं पेपर पे। तो उस पर मुझे प्रोत्साहन भी मिलना ज़रूरी था। बिल्कुल। और यहाँ पे जो मेरी पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें शहर के गणमान्य गुणीजन मौजूद थे, साहित्यकार मौजूद थे, इन सब ने सपोर्ट किया, तभी मैं उस चीज़ को कर पाया। और वो एक इतना सफल कार्यक्रम रहा, हमें बहुत प्रशंसा भी मिली उस चीज़ की। जो स्तंभ हैं यहाँ पे लोग साहित्यकार, वो सब का मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल उनका सपोर्ट था, तभी इस जगह में मुझे एक पहचान मिली कि मैं लिख सकता हूँ। तो दोनों क्षेत्रों में सर, परिवार और ये, और मेरा पर्सनल अपना एक ऑफिस है जो आप आ भी चुके हैं वहाँ पे, जो हमारे फैमिली की एक शॉप है, अम्मा के मसाले आपने देखा है, वहाँ मेरी पर्सनल ऑफिस भी है। इंश्योरेंस और फाइनेंशियल्स का काम वहीं देखता हूँ, अपने बिरला सन लाइफ ऑफिस को के अलावा भी। तो फिलहाल आपकी टीम में कितने लोग होंगे? सर, अगर मैं ऐसे देखूँ तो 4-5 मेरे टीम लीडर्स भी हैं। जहाँ हम बनाते हैं तो वैसे 5-6 टीम लीडर्स हैं। अच्छा। और कुल मिला के लगभग मेरे पास 70 से 72 सलाहकार हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। अच्छा। अभी आपने 2 सेक्टर्स को, हम जो हैं 2 विधाओं को आपने पकड़ा है, इसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है? सर, कोई प्लानिंग नहीं होती। क्या होता है आगे कि की दरअसल योजना क्या है? हाँ, योजना ऐसी है कि ये कोई वित्तीय प्रबंधन तो नहीं है कि मैं योजना बना पाऊँ, क्योंकि बुक का आना भी, अगर शायद कोविड नहीं आता तो मेरी बुक नहीं आती। अच्छा। सो ऊपर वाला आपके साथ क्या खेल खेलेगा वो सिर्फ वो जानता है। बस आप गीता के 2 लाइन में बिल्कुल हमेशा अपने दिमाग में रखा रहता हूँ, ये लाइन कि आप सिर्फ कर्म करते जाइए। क्या बात। फल की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लिखना है। तो शायद मैं जो चीज़ें करते जाऊँगा उसमें कोई ना कोई रास्ता हो सकता है, वो कमाई का हो सकता है, वो इज्जत दिला दे, हो सकता है वो एक और नई बुक ला दे, क्योंकि मेरे पास अभी कंटेंट है 2 बुक छापने का लगभग, बट कब छपेगा बिल्कुल ऊपर वाला जानता है। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, हम अक्सर हमारे मेहमानों से करते हैं सवाल, चूँकि आपका कामकाज ऐसा है कि लोगों के बीच आपको उठना बैठना होता है और संक्रमण का ये दौर है, तो व्यक्तिगत तौर पर आप किस तरह से सतर्कता बरतते हैं कि हाँ ये न हो सके संक्रमण का कोई खतरा? ये 2 चीज़ें मैं ध्यान, अभी तो फिर भी सर थोड़ा सा दरअसल व्यक्तिगत तौर पे हम जानना चाह रहे हैं। थ्रेटन अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम है। अदरवाइज जब थोड़ा संक्रमण ज़्यादा था, मेरे बैग में अभी भी आपको एक सैनिटाइज़र की बोतल मिलेगी जी। मेरे पास स्पेयर 4-5 मास्क हमेशा मेरे बैग में होते हैं। मैं एक मास्क लगा के ही निकलता हूँ। और मैं ये भी पहले कंफर्म कर लेता हूँ जब मैं कस्टमर से मिलने जाता हूँ, बोले अगर उचित आपको लगे तो ही मैं मिलूँगा आपसे।
क्योंकि हो सकता है उनको मुझसे कोई खतरा हो जी। या जाने अनजाने में उनसे मुझे कोई खतरा हो। तो जब दोनों हम समझ जाते हैं तो फिर हम मुलाकात करने के लिए समय लेते हैं। तो इतना हर एक व्यक्ति को भी रखना ज़रूरी है, बिकॉज जीवन मृत्यु का प्रश्न हो गया है अब बिल्कुल। तो सर वही 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। क्या बात है। तो सर ये तो मतलब बहुत फेमस डायलॉग हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तमाम जो बातें आपसे हुई है, एक जो आखिरी संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं वित्तीय प्रबंधन को लेकर के? और वित्तीय प्रबंधन को लेकर अगर मैं बोलूँ तो सर एक अच्छे ऐसे एडवाइज़र को या फिर वित्तीय सलाहकार को आप पकड़िए, राइट, कि जो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपकी प्लानिंग करे जी। क्योंकि भारत में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, लेकिन आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट या किसी इंश्योरेंस कंपनी का कौन सा प्लान आपको काम करेगा वो चीज़ वही बताता है। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जी। आप डॉक्टर को जाके बोलते हैं कि सर ये दवाई लिख दो, नहीं बोलते। आप बोलते हैं साहब मुझे चेक करो क्या प्रॉब्लम है और दवाई लिखो। तो एक अच्छा वित्तीय सलाहकार वही होता है सर, कि जो आपको अगर कस्टमर अपने आप को सौंप दिया है तो आप पहले उसको देखिए कि उसकी ज़रूरत कब क्या हो सकती है। बिल्कुल। ऐसे वित्तीय सलाह के पास काम करना और आपको उसके साथ काम करने में बहुत ही फ़ायदा होगा जी। क्योंकि वो आपके लाइफ से जुड़ी चीज़ें हैं। क्योंकि हो सकता है आप 60 में रिटायर हो और आपकी पॉलिसी 75 में रिटायर हो रही हो, तो आप सोच के चलिए कि वो 15 साल कितने दुखदायी हो सकते हैं। अच्छा वित्तीय सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है और इसकी कमी जगदलपुर में मैं महसूस करता हूँ जी। तो लोगों को एक अच्छे वित्तीय सलाह के पास जाना चाहिए, सलाहकार के पास। महेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और कई जानकारियां जो हमें मिली, हमें उम्मीद है कि हमारी जो जनता है वो अवश्य समझी होगी। अगली बार किसी अन्य शख्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे रूबरू कार्यक्रम में। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार सर।